कैसे आपके पापा ने बताया 11th में यार आपने एनडीए निकाल दिया? कि हम लोग का कोई पुश्तैनी घर यहाँ नहीं था, तो जहाँ रेंट पे रह रहे हैं वही पास के विद्यालय में इसका एडमिशन करा दिया, उसी हिसाब से पढ़ते रहे। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब ये चल रहा था, बच्चा निकल रहा था घर से जाने के लिए, और आपका फ़ोन आया कि बेटा ऐसा ऐसा करिएगा तो ऐसा होगा। कहते हैं सब लोग कि एसएसबी एक पर्सनालिटी का टेस्ट है, तो हम अपनी पर्सनालिटी सुधार भी सकते हैं। कि 7% आपकी क्या बोलते हो और क्या आप बोल रहे हो, नॉलेज क्या है, वो मैटर करता है। और 93% मैटर करता है कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे बैठ रहे हो और कैसा बिहेव करके किस टोन में बोल रहे हो। जय हिंद एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए और आपके सामने एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी आई है। एनडीए 154 में रिकमेंडेशन प्राप्त किया है हमारे वॉरियर ने, वो भी 12th एग्जाम के साथ। अभी बोर्ड्स इनका नहीं हुआ है, 12th का बोर्ड शुरू होने वाला है, उसके पहले इन्होंने ये कह लीजिए लेवल का जो आपके दिमाग में होता है जीवन में कुछ हमें करना है, इस लेवल पर जाना है, वो अचीव कर लिया है। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बेटा शांतनु, और बड़ा प्राउड फील होता है हम सभी को जब हमारा कैंडिडेट इस लेवल पर, कि कहते ना कि एक शब्द है असंभव कुछ नहीं होता है, योद्धा के लिए सब संभव होता है, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपने वो प्रूव कर दिया है। आज हमारे बीच में शांतनु के साथ में इनके माता पिता भी हैं, और थोड़ा सा पहले हम माता पिता से जानेंगे। और बहुत सारे माता पिता भी आज हमें देख रहे होंगे, अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे होंगे, रात दिन मेहनत कर रहे होंगे अपने बच्चे के ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो एक माता पिता का क्या ख्वाहिश होता है, कैसे एक बच्चे को पढ़ाता है, किस लेवल पर, और जब बच्चा सफल हो जाता है तो क्या अंदर फील होता है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी मैम, शांतनु की माता जी भी हमारे साथ में है। तो सर थोड़ा सा मैं जानूँगा आपके बैकग्राउंड के बारे में, कैसे आपने सोचा, इतनी बड़ी परीक्षा भारत की होती है, एनडीए लाखों बच्चों का सपना होता है, और इन्होंने कैसे किया और आपने कहाँ कहाँ पढ़ाया, कैसे करके इस बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचाया? बच्चा देखो पढ़ने में तो सही था ही, लेकिन बाकी हम लोग तो बहुत एक मिडिल फैमिली से हैं, तो हम लोग बच्चों को पढ़ाने की ही प्रयास से यही रहा कि पढ़ाना है, इनको आगे चल करके कुछ बनाना है। तो हम लोग गांव से यहाँ लखनऊ आ गए, लखनऊ में ही इनकी पढ़ाई शुरू की। दो बच्चे हमारे, दोनों की पढ़ाई यही लखनऊ से होती रही। और फिर मेरा भाई कोई मोटो नहीं था कि इसमें जाने का, इस बच्चे को इसमें भेजने का, लेकिन इसने खुद जब चूज़ किया कि 9th में कि मैं एनडीए में जाना चाह रहा हूँ, तो हमने कहा कि बेटा कुछ और करो जिससे बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होने लगे, इससे अच्छा कोई और भी चूज़ कर लो। तो इसने कहा नहीं, मैं एनडीए में ही जाना चाह रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है बेटा, तो फिर अपनी तैयारी फिर उसी हिसाब से करो। तो इसने स्वयं तैयारी अपनी शुरू की, पहले स्वयं इधर उधर किसी तरीके से। फिर बाद लास्ट में इसने कहा कि पापा हमको एक कोचिंग करनी है एनडीए रिटर्न के लिए। तो हमने एक छोटी सी कोचिंग इसको कराई, ऑनलाइन ही कोचिंग पढ़ता रहा, और साथ में स्कूल का भी अपना दोनों 9th से ही फिर अपना धीरे धीरे उसी में रमता गया, क्या करना कैसे कहाँ, सारी जानकारियाँ इकट्ठा करता रहा। करने के बाद फिर जब ये इधर इसका हाई स्कूल निकला, इंटर में आया, इंटर में फर्स्ट ईयर में ही इसने पहले अपना एक बार फॉर्म डाला, तो उसमें भी इसने ये मतलब उसको हो गया, इसका एनडीए निकाल ले गया। तो ये कहने लगे कि पापा मैं जाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कई लोगों से जानकारी ली कि अभी कैसे हो जाएगा, अभी तो इंटर नहीं, फर्स्ट ईयर में ही आप निकले हो, कैसे हो जाएगा। तो बोला कि ठीक है देखते पापा, अगर नहीं हो पा रहा तो नहीं करेंगे, अगली बार देखेंगे। फिर इसने दोबारा फिर दोबारा फॉर्म डाला इसने, तो दोबारा इधर अभी अब की बार फिर निकालने के बाद फिर अपनी पढ़ाई से, स्वयं अपनी पढ़ाई से। और सबसे पहली बात यह है कि इसमें एक जुनून था पढ़ने का, कि मैं जो कर रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा, ये चीज़ थी। तो उसी लेवल पे चलता रहा, अपने आप पढ़ाई करना, रात में पढ़ाई करना। रात में हम लोग सो नहीं पा रहे थे कि रात में लाइट जला के पढ़ता तो हम लोग सोएं कैसे, दिक्कत होती, सोने में दिक्कत होती थी। लेकिन फिर भी हम कह रहे चलो पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो भाई, किसी तरीके से भी होता रहा। फिर ये जब दोबारा एनडीए का अपना रिटर्न निकाला तो बहुत अच्छा बता रहा था कि अच्छे नंबर आए, हमारा रिटर्न निकल गया। और पापा आप क्या करें, अब कैसे हमको एसएसबी करना है, कैसे क्या किया जाए। तो हमने कहा बेटा एसएसबी में कैसे क्या होता, तो इसने हमको सारी चीज़ बताई
कि ये होता है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, बड़ा बहुत टिपिकल होता है और उसके लिए कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कहा बेटा कहाँ से कैसे क्या करोगे, हमारी वो स्थिति नहीं थी कि हम कोचिंग करा पाएँ। तो फिर भी हमने 2-4 जगह देखा कोचिंग के लिए, उससे बात की, बोला कि यहाँ लैंडलाइन देखते हैं, वहाँ देखते हैं, फिर नहीं हुआ। तब तक आपका यहाँ पे एक सानिध्य मिला कि आपने कहा कि ये आपके यहाँ एक स्कीम चली थी कि बर्थडे पे आज जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे तो उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा धन्यवाद मैं आपका मानता हूँ कि ये आपने जो किया बच्चों के लिए, तो उसमें इसका रजिस्ट्रेशन करा दिया हमने। हम ही आए थे यहाँ आके रजिस्ट्रेशन करा गए, फिर खैर उसी से पढ़ाई ये करता रहा। आप लोगों के सानिध्य में इतना बढ़िया इसने किया कि पहली बार भी बहुत अच्छा इसका चलता रहा उसी में। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, तो एक बार आपने 21 दिन की इसकी कोचिंग कराई, 21 दिन कराने के बाद जब देखा कि बच्चा और आगे बढ़ना चाह रहा है तो दोबारा फिर रिपीट कराया, फिर दोबारा रिपीट कराया। और ये इतनी मेहनत करता था कि यहाँ स्कूल जाता था, स्कूल से 3 बजे छुट्टी मिली, फिर उसके बाद साइकिल से फिर यहाँ आता था, यहाँ करके पढ़ाई करके फिर जाता था ये घर को, 8 बजे रात में पहुँचता था। तो हम भी सोच गए इसमें जुनून है पढ़ने का। तो खैर बहुत अच्छी लल्ला किसने लगाई और लगा करके इसने ये मुकाम अपना हासिल किया। और ये सब आप लोगों की कोचिंग की बदौलत और आप लोगों के मार्गदर्शन की बदौलत हुआ है। हम तो ये देखते थे कि आप लोग तो इतना मोटिवेट करते थे कि रात में भी जब फ़ोन कर दो ऐसा है, हाँ ठीक है ऐसा से कर रहे हैं, रात में भी अपना आप लोग फ़ोन से चलने के टाइम तक आप लोगों ने इसको मोटिवेट किया कि कैसे क्या करना। मैं उस समय मेरे आंखों में आंसू आ गए थे जब ये चल रहा था, बच्चा निकल रहा था घर से जाने के लिए, और आपका फ़ोन आया कि बेटा ऐसा ऐसा करिएगा तो ऐसा होगा। हमने कहा देखिए हम माता पिता से ज़्यादा एक शिक्षक की ये जिम्मेदारी बनती है और कितनी चिंता उनको है कि कैसे क्या पढ़ाया जाए, कैसे आगे बच्चा बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ कि बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत कुछ कोशिश की। संस्कार जो आपने दिया ये बचपन चीज़ें। से, हम सभी बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस मार्ग तक नहीं आ पाते हैं किसी कारणों की वजह से, पुराने बैकग्राउंड की वजह से। और जो आपने संस्कार दिया जिसके बदौलत बच्चे ने रात दिन मेहनत करी, और आज हमें भी बहुत घमंड है कि हमारा बच्चा 12th में होते होते और एनडीए जैसी जो भारत में ही पूरे विश्व की बेहतरीन एकेडमी मानी जाती है, जहाँ पर सच में देश में कुछ कर गुजरने के ऐसे योद्धा तैयार किए जाते हैं जो दूसरों सेक्टर से अलग होते हैं। सर मैं थोड़ा सा आपके गांव के बैकग्राउंड को जानना चाहूंगा, कहाँ से आप आते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे माता पिता मैं एक बहुत मिडिल फैमिली से हूँ, जो कि हम 5 भाई हैं। हमारे पिताजी फार्मर थे और सब खेती बाड़ी से हम लोगों की शिक्षा हुई, उसी से हम लोग आगे बढ़ते रहे। फिर बच्चों को पढ़ाने की वजह से हम लोग बिस्वा के पास हमारा छोटा सा गांव है मिर्ज़ापुर, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं और सभी लोग वहीं पे पढ़े हुए हैं। हमारे बच्चे भी छोटे थे वहीं पे थे, फिर यहाँ आकर के हम लोगों ने इनके एडमिशन कराया और यहीं पढ़ाना चालू किया लखनऊ में ही। तो कई विद्यालय बदलते रहे हम लोग जहाँ जाते, क्योंकि हम लोग का कोई पुश्तैनी घर यहाँ नहीं था, तो जहाँ रेंट पे रह रहे हैं वही पास के विद्यालय में इसका एडमिशन करा दिया, उसी हिसाब से पढ़ते रहे। लेकिन एक इसमें ललक थी बहुत तगड़ी, ये जिस विद्यालय में जाता था वहाँ का नेता हो जाता था पढ़ने में वहाँ का नेता। हमने कहा ये क्या किया, इसे हमने सोचा ये उसके आगे पढ़ रहा था, इससे ये हुआ कि हमने कहा चलो इससे उठा के इसमें डालें, हो सकता है इससे अच्छा हो जाए। फिर इसमें फिर महर्षि में हमने कराया, वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई थी, वहाँ भी देखा ये सबसे आगे जा रहा है, तो हमने कहा यहाँ का भी नेता, इसको प्राउड हो जाएगा। तो फिर हमने वहाँ से इसका एडमिशन आरएलबी में कराया। आरएलबी में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, पढ़ाई अच्छी होती रही, वहाँ भी मार्क्स, लेकिन वहाँ से इसने अपना जो हाई स्कूल किया उसमें 95.5% नंबर लेके आए। तो हम लोग को और गौरव महसूस हुआ कि अब ये कर ले जाएगा। तो इसने जब एनडीए के लिए कहा था तो हमने कहा ठीक बेटा तुम तैयारी करो पूरी, और जो भी सुविधाएं लगेगी, जो भी उसमें दिक्कतें आएंगी सब हम लोग हल करेंगे, अपना करते रहेंगे पूरी इसी तरीके से। तो हम लोग बहुत ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करके आए हैं वहाँ से, और यहाँ सिर्फ बच्चों के पढ़ाने के लिए ही। तो खैर बच्चे ने वो चीज़ करके दिखाई हम लोगों को। ये बहुत गर्व की बात है सर हम सभी के लिए कि आज जो एक परिवार को मिला है, जो ये बच्चा एनडीए जा रहा है और जब ये निकलेगा और जब ये देश के लिए कुछ करेगा, तो एक जो माता पिता को खुशी मिलती है उससे कम एक गुरु को नहीं मिलती है। और जो आपका समाज में एक सम्मान होता है, वो रिस्पेक्ट होती है जब हमारा बच्चा आगे बढ़ता है, कुछ अच्छे रास्तों पर आगे बढ़ता है। पैसा कमाना तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन देश की तरक्की में अपना अहम रोल निभाते हुए कुछ जब अच्छा करता है तो माता पिता को और उस समाज को और वहाँ के ढेरों बच्चों को बड़ा अंदर से मोटिवेशन होता है कि मुझे भी एक दिन ऐसे करना। जैसे इन आपके ही जिले के हैं परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे सर, और आपने आरएलवी नाम लिया, उसी स्कूल के पढ़े हुए, से पढ़े थे, तो इसको वहाँ से और चेतना मिली कि मैं वो जो मनोज कुमार पांडे कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। वो जोश आता है जब ये कुछ अच्छा करेंगे तो उनके आसपास वाले और अच्छा करेंगे। तो ये तो
कहीं ना कहीं बच्चे की मेहनत आपने बताई कि जिस तरीके से मेहनत करता था उसकी वजह से हम आप दोनों को, माता पिता को बहुत बहुत पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना बच्चों के लिए सोचा आपने। हालांकि हर माता पिता चाहता है भाई मेरा बच्चा उस लेवल पर जाए जहाँ ये जाना चाहता है, लेकिन कई बार कुछ माता पिता को पीछे हटना पड़ जाता है, कई परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन सभी माता पिता से मैं अपील करूंगा, आपका बेटा जैसे सर ने बताया ही आपकी धन पूंजी है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं और वो जो करना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई में, उनको जितना भी आप सपोर्ट कर दें उतना कम है, समझ लीजिए। अगर वो अच्छा कर गए जीवन में तो आप समझ लीजिए कि आपने 10 मंजिले महल खड़े कर दिए और पूरा धन आपका वही है। मैं बात करूंगा शांतनु से फिर से, कैसे बेटा ये होता कैसे है? यहाँ तो बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम देता है, पास नहीं, रिटर्न नहीं निकालता है। कैसे आपके पापा ने बताया 11th में यार आपने एनडीए निकाल दिया और फिर 12th में एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट था शायद आपका ना, तो लास्ट अटेम्प्ट था, पहला लास्ट कह लीजिए, सब पहली बार आप दे रहे थे, बोर्ड सर पे है, स्कूल भी जाना है, कैसे आपने सब मैनेज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपकी वजह से ही मैं मानूंगा कि आपके ही गाइडेंस की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया हूँ और रिकमेंडेशन ले पाया हूँ। सर अगर बात करें कि 11 से मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोच लिया था 8th क्लास में कि मेरे को एनडीए करना है और इसी लाइन में जाना है, डिफेंस फोर्सेज में, और उसी हिसाब से मेरा माइंड बनता गया, उस हिसाब से मैं अपने आप को ढालता गया। और क्लास 10th के बाद 11th से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एनडीए की। 11th में एक्चुअली मैंने स्कूल के साथ चला नॉर्मली, फिर मैंने देखा कि अगर इससे नहीं हो पा रहा है एनडीए के लिए, और एनडीए का जो एनडीए 1 2024 था अप्रैल अटेम्प्ट, वो एक्चुअली में वैलिड नहीं होता क्योंकि उसमें एसएसबी नहीं दे सकते हैं। तो मैंने रिटर्न डाल दिया, मैंने कहा चलो देख लेते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। तो फिर मेरा भी एक फ्रेंड है नकुल, और हम लोग साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे थे। वो भी यहाँ साथ में ही रिकमेंड हुआ है? जी सर, साथ में ही रिकमेंड हुआ है, और उसने भी डाला, उसने एक्चुअली में डाला पहले, मैंने बाद में डाला, और फिर हम लोग ने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मुश्किल था हम लोग के लिए क्योंकि 15 मार्च को मेरे 11th के पेपर खत्म हुए फाइनल्स, उसके बाद मैंने रिटर्न की स्टार्ट करी प्रिपरेशन। हमने और नकुल ने साथ में मिलके इसके मतलब जितने भी नोट्स बन सकते थे, जितने भी लेक्चर्स होते थे, क्योंकि तब कोचिंग नहीं जा सकते थे, इतना छोटा टाइम है, स्कूल भी था और टाइम भी नहीं था। दूसरी चीज़, अभी 1 महीने के लिए क्या ही कर लेते हैं कोचिंग जाके, तो मैंने सोचा कि चलो जो होता है कर लेते हैं, अब तो फ्री बैठे हैं, अभी तो 12th स्टार्ट नहीं हुआ है तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने फिर यूट्यूब में ढूंढा जितने भी लेक्चर्स हो सकते थे एनडीए के, बाद में जो मॉक पेपर्स होते हैं, मैं तो मानता हूँ मॉक पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टाइमिंग लगा के उसके लिए करना मतलब एक माहौल बना देता है कि हमें इस तरह परफॉर्म करना है मेन एनडीए रिटर्न में। तब हम लोगों ने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब कम टाइम था तो पूरा सिलेबस नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत सारे जीएटी के जो चैप्टर्स थे और बाकी जैसे हिस्ट्री है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसको हम लोगों ने नहीं छुआ। हमने कहा कि अगर उसको छुएंगे तो जलेंगे, क्योंकि इसमें फिर दिक्कत हो जाएगी। ज्योग्राफी हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया या पॉलिटी हो गया, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स। साइंस तो हम लोग का बैकग्राउंड था तो थोड़ा सा इजी था हम लोग के लिए। मैथ्स में भी 12th का नहीं आता था हम लोग को, 11th का ही आता था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आधा सिलेबस 12th का खत्म कर दिया। अच्छा, खुद से ही? जी, खुद से ही हम लोग ने 12th में, खुद से नहीं कहेंगे, हम दोनों ने मिलके, और हम लोगों ने खत्म किया वो आधा सिलेबस 12th का। पूरा नहीं कर पाए थे, इंटीग्रेशन पार्ट की बड़ा वास्ट होता है, नहीं कर पाए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने निकाला, एनडीए गए। दोनों का निकल गया था? नहीं सर, नकुल का नहीं हो पाया था, कुछ नंबर से नहीं हो पाया था, मेरा हो गया था, और मेरा भी मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं था, एकदम मार्जिन पे था, लेकिन मेरा 2-3 नंबर से हो गया मेरा। तब मैंने सोचा कि फिर मैंने रिसर्च किया, एक्चुअली में मुझे पता नहीं था कि इसमें दे सकते हैं, मुझे लग रहा था कि दे सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए एसएसबी। फिर मैंने रिसर्च करी, फिर पता चला मुझे कि नहीं दे सकते। फिर मैंने कहा कि जो भी सीख हमने इस अटेम्प्ट से ली है कि जहाँ पे, क्योंकि मैं जब निकला पेपर देके तब मुझे पता चला कि हाँ यहाँ ये गलतियाँ थी, यहाँ हम ज़्यादा स्कोर कर सकते थे, क्योंकि जब बैठते हैं तब पता चलता है यार वहाँ पढ़ लिया होता। तो फिर वहाँ से जब निकले तब पता चला कि हाँ इस डायरेक्शन, तब हमें पता चल गई थी कि अब ये डायरेक्शन सही है प्रिपरेशन की रिटर्न के लिए। तब हम लोग ने, मैंने और नकुल ने साथ में बैठा, डिस्कस किया, पूरा प्लान बनाया कैसे क्या पढ़ना है, और साथ में पढ़ना चालू किया। 12th स्टार्ट हो चुका था, 12th की भी पढ़ाई हम लोग ने साथ साथ करी, और स्कूल से भी मतलब सर ने हेल्प किया काफ़ी। हाँ सर, उन्होंने हेल्प किया और बाकी टीचर्स ने बहुत हेल्प की, और साथ में ही हम लोग ने प्रिपरेशन चालू कर दी। फिर हम लोगों ने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया 12th का, आधे में ही कंप्लीट कर लिया था हमने 12th का मैथ का सिलेबस, और बाकी जितने भी जीएटी के सब्जेक्ट्स थे उसको यूट्यूब के लेक्चर्स जो होते हैं अलग अलग जगह से मैंने उनसे प्रिपरेशन की, और उसके बाद मैंने उसको ख़त्म किया। फिर एनडीए का पेपर तो चलो अच्छा गया हमारा, आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 430 मार्क्स, और नकुल के भी ऐसे ही अराउंड 400 मार्क्स हैं। हम दोनों ने पेपर निकाला, उसके बाद एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए तो जैसे पापा ने बताया कि कोचिंग करनी थी,
मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसा डर था कि अगर मैं ऐसे लोगों के एनवायरनमेंट में आता हूँ जो इसी लाइन में हैं और इसी के लिए एस्पिरेंट्स हैं जो, तो मुझे अपने बारे में पता लगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मैं कॉन्फिडेंट तो था कि मैं पढ़ लूंगा, लेकिन एक होता है कि SSB इज नॉट अ लाइक टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी मुझे देखनी थी कि मैं तो कभी बाहर गया नहीं, मैंने कभी कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि चलो एक बार देख लेते हैं कोचिंग करके कि तो मुझे तो पता लगेगा मैं स्टैंड कहाँ कर रहा हूँ। तब मैंने ढूंढा, लेकिन काफ़ी फीस थी उन लोगों की, तो मैंने नहीं गया उधर। फिर आपके बारे में पता चला, तो उस मंथ में मैंने एनरोल भी किया, और फिर हमने और नकुल ने दोनों ने फर्स्ट टाइम मैंने भी ये इनिशिएटिव लिया था, और बहुत कुछ सोच समझ के, क्योंकि आप जानते हो कि आपको जो SSS मिले थे, इंडिया के टॉप SSS हैं। WDA में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं हम SSB करवा रहे हैं और एक GTO लेकर सब करवा देते हैं, एक इंटरव्यू ऑफिसर होता है वो सब करवा देते हैं। जो प्रॉपर क्वालिफाइड नहीं है वो भी अपने आप को SSB का हेड मानते हैं। तो मेरे लिए भी इजी टास्क नहीं था कि बच्चों को फ्री देना है 499 में, और कितने बच्चे आएंगे इसका भी आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि मैंने अब इनिशिएटिव लिया है तो जितने आएंगे उतने, तो आपको पता है 100+ आए थे, और सबको मैंने फ्री दिया, और वही बेस्ट क्वालिटी के साथ दिया। और आज मुझे सच में बहुत फक्र होता है, बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि जो उद्देश्य था मेरा कि ऐसे बच्चे भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाए जिनके साथ शायद वो रिटर्न निकाले मेहनत करके। और SSB वो उतना पैसा नहीं, भाई 21 दिन का 20-25 हज़ार रुपये बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उस बैच के लिए डाउन कर दिया, और उसका इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि आपको खुद पता है कि कितने बच्चों को बेनिफिट मिला और कितने इस बैच से रिकमेंड हुए हैं। तो ये बहुत वो था मेरे लिए, जो आपको बेहतर में फैसिलिटी उतने कम फीस में दे पाया। और कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। तो एक सोच अच्छी थी, और वही आप लोगों की थी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो पाया। ठीक है, तो ये यार पहली बार में सब कैसे हो गया, मतलब क्या ऐसा करते हो? ये बच्चे बेचारे कई बार एग्जाम देते हैं, दिक्कत हो जाती है, ऐसा कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बताओ कि जो आपको यहाँ SSB में मिला, जो आपको कराया गया। और क्योंकि SSB की जर्नी आप अभी बताने ही वाले थे, फिर मैं बीच में टोक दिया आपको, तो SSB में ऐसा यहाँ क्या कराया गया और आपने क्या किया, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालो। और अपने जीवन में आप क्या करते हो कि हर एक चीज आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। सर SSB के बारे में बात करें तो जैसे साइकोलॉजी की सब पहले बात करते हैं। साइकोलॉजी में तो हमारे योगेश दत्ता सर जो थे, उन्होंने लंबी लंबी क्लासेस ली, और उसमें पूरा बताया कि हमें कैसे स्टोरी को लिखना है, कैसे हमें उसमें अंदर एक्शंस डालने हैं, और क्या एक सही स्टोरी बन सकती है ओवरऑल। क्योंकि स्टोरी बहुत बात सब्जेक्ट है, कितना है कोई बना लेगा, बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जहाँ पे हमें दिखता है कि OLQs दिखें, वो सर ने बताया कि किस हिसाब से आपको करना है। और इतने प्रैक्टिस सेशंस हुए PPDT के कि मैं तो मानूंगा कि PPDT सेशंस ने ही मुझे एक काफ़ी इम्प्रूव किया। और मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स थी इंग्लिश की, तो पहले बहुत ख़राब थी। स्टार्टिंग में ही पहले दिन, तीसरे दिन जब हमारा एक PPDT हुआ, कमांडेंट योगेश दत्ता सर और PLP बाबू सर उन्होंने लिया, तब जब मैंने नरेट किया तब मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, नकुल की बहुत ख़राब थी। तो हम दोनों ने बैठा, फिर बोला कि अब साथ में बात करेंगे, इंग्लिश में ही बात करेंगे वरना बात नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि अगर छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं वो डालें अगर हम, तो उससे हो सकता है। तो हम लोगों ने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करी। फिर स्कूल में मिलते थे तो इंग्लिश बात करते, सब लोग कहते थे तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्यों बात कर रहे हो ऐसे। तो फिर उस हिसाब से हम लोग ने अपने आप को इम्प्रूव किया। स्क्रीनिंग की चलो इंग्लिश चलो इम्प्रूव हो सकता है, एक मेयर लैंग्वेज है, और एक कह सकते हैं आर्ट है कि हम कैसे बोलते हैं। बाकी जो रिटन का पार्ट होता है, साइकोलॉजी हो गया, WAT हो गया। सर ने एक चीज़ बताई कि आपको कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल WAT में लोग कुछ भी लिख देते हैं, हमें क्या लिखना है कि हमारी ये OLQ शो हो, या हमारी ये जो हमारे अंदर क्वालिटी है वो निकले। वो क्वालिटी सबके अंदर होती है कुछ ना कुछ, लेकिन वो निकाल नहीं पाते। तो WAT में हो गया, SRT में हो गया। तो सर ने बहुत ही वेरीड हिसाब से उन्होंने बताया कि किस हिसाब से हम खुद रगड़ा टैकल। जी सर, बिल्कुल। लंबी लंबी क्लास चलती थी, तो मतलब सुबह 9 बजे से लेके स्टार्ट आई थिंक 6 बजे तक छूटते नहीं थे हम लोग। तो मतलब लंच वंच बीच में ही होता था सब पूरा। तो बहुत ही अच्छा मतलब एक गाइडेंस मिला सर की वजह से। साइकोलॉजी तो मतलब मेरी शॉर्ट थी पूरी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था साइकोलॉजी में। क्योंकि पहला जब हमारा डोजियर साइन हुआ, चेक हुआ, तब सर ने बॉर्डर लाइन दिया, तब मुझे लगा दिक्कत है, करना पड़ेगा इसमें। बॉर्डर लाइन दिया था सर ने, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर प्रिपरेशन पूरी प्रैक्टिस जैसे सर ने बताया। और एक ग्रुप बनाया हम लोग ने, तो ग्रुप में डालते थे फोटोज़, पिक्चर जो TAT की होती हैं। तो उन्होंने बताना चालू किया कि अब हम लोग अपने आइडिया देते थे, सर बताते कि आपके आइडिया में ये गलती है, और वो अपना एक नरिश करके आइडिया देते थे पूरा पॉलिश। तो ये एक साइकोलॉजी का ये पार्ट हो गया। बाकी GTO की बात करें तो अशोक पाठक सर,
और टीएलपी बाबू सर, दोनों ने मिलकर हम लोग को बहुत ही अच्छे से बताया कि किस हिसाब से हम जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कैसे टैकल करें। स्ट्रक्चर टैकलिंग मतलब उसमें ये होता है कि हम कैसे अपने आप को नॉर्मल फंक्शनिंग या प्रैक्टिकल वर्ड में कैसे अपने आप को दिखा पा रहे हैं, वहाँ पे अपने आइडियाज़ देने होते हैं। और ग्रुप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप में सर ने बताया कि हमें कैसे बिहेव करना है और किस हिसाब से हमें अपने आइडियाज़ पुट करने हैं। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बताए गए, जैसे हमारे ग्राउंड में भी हैं। लिमिटेड स्ट्रक्चर्स में भी अलग अलग वेरिएड तरीक़ों से बताना कि हाँ अगर ये हटा दें या डिफ़िकल्टी बढ़ा दें सिंपल लैंग्वेज में तो कैसे काम होगा। तो सर ने उसमें बिल्कुल गाइडेंस दिया और हम लोग क्लास में ही पूछ लेते थे कि अगर सर ऐसा कर दें ऐसा कर तो क्या होगा, नॉर्मली चीज़ अगर स्ट्रक्चर्स की बात है। बाकी सर जितने भी टास्क होते हैं एक्चुअली में जीटीओ में 9 टास्क होते हैं, तो 9 के 9 टास्क सर ने अच्छे से कराए। और जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो तो फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ पे होता है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जैसे जीडी है या जीपीई है उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। कहते हैं सब लोग कि एसएसबी एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो हम अपनी पर्सनैलिटी सुधार भी सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि चलो चले जाते हैं, पर्सनैलिटी तो है, लेकिन हम पर्सनैलिटी सुधार भी सकते हैं, अपनी जीडी इंप्रूव भी कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपने आप को कैसे बिहेव करना है या दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है वो हम लोग सीख सकते हैं। और जीपीई में सॉल्यूशंस लेना अलग अलग तरह के, तो उसमें प्रायोरिटीज़ हो गई और बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो सर ने बिल्कुल एक कहते हैं ना कच्चा चिट्ठा खोल दिया हमारे सामने कि ऐसे से करना है और ये तुम्हारा है। तो कर्नल अशोक पाठक सर और हमारे कर्नल आर के तिवारी सर, उनका तो बहुत ही ज़्यादा मैं मानूंगा ऐसी एज में उन्होंने हम लोग के लिए आते थे पढ़ाने, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि सर बहुत इंस्पायरिंग है। सर की इंस्पिरेशन हमने मैंने बहुत ली। मैं उनको मतलब तीनों एसएसएस जो जीटीओ के हैं, हाँ, आपने तीनों की क्लासेस करी हैं सर, तीनों की सर बिल्कुल। और फिर इंटरव्यू में सर, इंटरव्यू में तो सर हर कोई जानता है सर, हमारे चक्रपाणी सर तो मतलब उनकी क्लासेस नहीं होती हैं सर, वो सेशंस होते हैं अच्छे मतलब पूरा एकदम अच्छे से वो बताते हैं हर चीज़ के बारे में। तो क्लास नहीं लगेगी आप क्लास में बैठे हैं, आपको लगेगा आप नॉर्मल उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू इतना सर ने प्रैक्टिस करवा दी थी, आपको इस तरह बैठना है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का बहुत खेल। सर ने बताया था एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रक करी थी कि 7% आपकी क्या बोलते हो और क्या आप बोल रहे हो, नॉलेज क्या है वो मैटर करता है, और 93% मैटर करता है कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे बैठ रहे हो और कैसा बिहेव करके किस टोन में बोल रहे हो। ये जो चार्ट सर ने बताया था ये मुझे आज भी याद है। और जो इस चार्ट के हिसाब से मैंने ये कहा कि चलो मैं बोलता तो कुछ और हूँ, लेकिन इस तरह से बोलूँगा कि उन्हें लगे ना कि ये गलत है या कॉन्फिडेंस में नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बहुत होता है इसमें, मतलब मैटर करता है। तो सर ने बिल्कुल बिल्ड किया, क्योंकि सर जो है इंटरव्यू उनका ग्रिलिंग होता है, तो ग्रिल करते हैं अच्छे से एक पॉइंट पे, ताकि तुम्हें अंदर का इंसाइट मिल जाए कि तुम कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं। थैंक यू।